Assalamualaikum class. My name is Sikra Bashir and my roll number is 15. And today the topic I am going to discuss is identify business activities in data map. The topic I'm going to cover up with little bit overview of data map, and then I'm going to discuss how to identify business activities in data map. एज आर टॉपिक सेज कि हमने अपने जो हमारा जो डाटा मैप होगा उसमें से हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए और डाटा मैप का पता होना चाहिए। फॉर दैट ओवरव्यू लेट्स सी अबाउट डाटा मैप। डाटा मैप क्या है? डाटा मैप बेसिकली इज अ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट येट लिंक्ड डाटा ऑफ डिफरेंट क्लासेस मॉडल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली मैपिंग होता क्या है? कनेक्ट करना। जो डाटा आपस में रिलेटेबल है, जो एक जैसा सेम डाटा यूज़ कर रहा है, जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स सेम और यूज़ हो रहे हैं, उन डाटा को हम क्या कर लेते हैं? आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। वो मॉडल्स जिनमें जो है लिंक कोई होता है, कोई रिलेशन होता है, उनको हम क्या कर लेते हैं? मैप कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं फॉर ईजनेस, ठीक है, फॉर इजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के और ये बेसिकली डाटा नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस में इसकी एक एग्जांपल है। डाटा मैपिंग प्रोसेस होता है, मैपिंग जिसमें होती है, और ये एक एज अगर हम इसमें को ज़्यादा बेटरली समझना चाहें तो हम यूनियन सेट की तरह इसको ले सकते हैं कि जिस तरह यूनियन सेट परफॉर्म करता है वैसे ही डाटा मैपिंग होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या आपने, लेकिन पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो रोल कॉल है वो तो 1 से ऑन द वर्ड नंबर है। जैसे मेरा है तो मेरा ये 15 जो है वो मेरी स्टूडेंट आईडी है, लेकिन हमें ये एक पूरी सीरीज़ अलॉट की जाती है। ये सीरीज़ क्यों अलॉट की जाती है? बेसिकली ये सीरीज़ रिप्रेजेंट करती है डाटा मैपिंग को, ठीक है। कैसे करती है? लेट्स सी अ सिनेरियो। हमारे हर साल जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और यूनिवर्सिटी ऑफ और जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ एट्रीब्यूट्स को फिल करते हैं, जैसे नेम, DOB, उसके बाद सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें हर साल एडमिशन होता है, तो वो हर साल एडमिशन की बेस पे क्या करते हैं कि वो हर साल का बजाय इसके कि वो सारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शुरू से एंड तक इकट्ठा रखें, वो ईयरली बेस जो है ना डाटा को वो कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक बैच वाइज ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें ईयरली बेस डाटा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब हमें पता है कि हर साल डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है, एक डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं होता, हर साल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडमिशन होता है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि डिपार्टमेंट वाइज भी डाटा को मेंटेन कर लेती है, जिसमें एक पर्टिकुलर जैसे मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो उनका ही डाटा मौजूद होगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमें पता है कि हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिग्रीज करवाई जाती हैं, जैसे BS की डिग्री, MS की डिग्री, PhD की डिग्री। तो क्या किया जाता है कि डिग्री वाइज भी डाटा को मेंटेन कर लिया जाता है। अब ये तो मेंटेन डाटा को हम मेंटेन करने के तरीके हैं। अब ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं वो डिग्री में भी यूज़ हो रहे हैं, जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपार्टमेंट में भी यूज़ हो रहे हैं और बैच वाइज भी यूज़ हो रहे हैं। तो होता क्या है? होता ये है कि जो हम लोग क्या करते हैं, हम इन डाटा को आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट के बजाय इसके कि हम हर डिग्री में हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन लिखें, हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट ब्लॉक को इंटीग्रेट कर लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, डाटा फेच कर लेंगे। जैसे 015 है स्टूडेंट तो उसका डाटा यहाँ 016 या 017 उनका डाटा हम डिग्री वाइज मेंटेन कर लेंगे अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे जो डिपार्टमेंट वाइज डाटा है उसमें भी हमें स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए और सब्जेक्ट की भी चाहिए। तो बजाय हम इसमें अलहदा से करने के हम क्या करेंगे, हम उसे डिग्री वाइज के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रहा है डाटा।
फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज जो है वो बैच वाइज के साथ रिलेट हो जाएगा। अब जब भी ये एक प्रॉपर सीरीज आपको असाइन की जाएगी, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाई है, तो क्या होगा कि जब 18 नंबर है वो शो करेगा कि ये 2018 का स्टूडेंट है, तो वो उस ईयर 2018 के ईयर के डाटा में जाएगा और सिंपली वहाँ से डिपार्टमेंट का एंड देन डिग्री का डाटा फेच करके वहाँ से स्टूडेंट का इजीली डाटा फेच कर लेगा। तो ये है डाटा मैपिंग। अब हम इसको देखते हैं बिजनेस प्रोसेस के एस्पेक्ट्स में, क्योंकि सिंस हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कि बेस कर रहा है मॉडल्स पे, बिजनेस मॉडल्स पे, और बिजनेस मॉडल्स और सिस्टम्स की इंटीग्रेशन पे। तो ये बेसिकली आपको जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है मुख्तलिफ मॉडल्स की इंटीग्रेशन की। जब हम मुख्तलिफ मॉडल्स के प्रोसेस को, उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं इन सच अ फॉर्म कि वो हमें एक पूरा प्रोसेस फ्लो दे रहे हों, जो आप बिजनेस है, आपकी बिजनेस का एक पूरा प्रोसेस का फ्लो बता रहे हों, तो उससे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस डाटा मैप। ये बेसिकली कॉम्बो हो सकता है एंटिटी रिलेशनशिप और फ्लो चार्ट डायग्राम्स का। उसके बाद इसमें आपको एक प्रॉपर फ्लो बताया जाता है, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एक्टिविटीज़ के आगे से जैसे जैसे प्रोसेस परफॉर्म हो रहते हैं, और इसी तरह ये आप इस्तेमाल क्यों होता है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है बिजनेस की। कोई भी इंसान एक डाटा मैप देखकर उस बिजनेस का पूरा प्रॉपर फ्लो समझ सकता है। ये यूनियन की तरह काम करता है कि यूनाइट करता है चीज़ों को। हम एग्जांपल लेते हैं ग्रॉसरी स्टोर की। ग्रॉसरी स्टोर में के अगेंस्ट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री और स्टाफ इनकम वगैरह। तो सेल्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट सेल्स मैनेजमेंट होती एक्टिविटी परफॉर्म होगी, परचेज के अगेंस्ट परचेज। अब सेल्स मैनेजमेंट में भी डिफरेंट प्रोसेस हैं, कैसे कि ऑर्डर लेना, इन्वेंट्री को देखना, उसके बाद जो है वो उसकी पेमेंट को देखना। अब जब हम परचेज को देखते हैं तो परचेज भी सेल्स के पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर सेल्स होगी तो आप नई चीज़ को खरीदोगे, एक चीज़ बिकेगी नहीं तो आपको नहीं वो चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह इन्वेंट्री जो है वो इन पे डिपेंड कर रही है। तो ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। तो हम इनके मॉडल्स को क्या कर लेंगे, हम डाटा मैप करके एक मॉडल क्रिएट करेंगे, जिस मॉडल को यूज़ करके जो हमारा डेवलपर होगा वो ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा कि हमारा जो, अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ सेल्स हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा इनकम है उसमें भी एंट्री कर दे, और आपकी इन्वेंट्री में भी एंट्री या माइनस कर दे वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये एक मॉडल है जिसको मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये डाटा मैप आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये 7.1 डायग्राम है जो कि 7.4 टॉपिक से ली गई है ऑफ बुक इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसमें आप देखेंगे रिलेटेड प्रोजेक्ट से एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है प्रोजेक्ट से, जो कि एक प्रोसेस है। उसके बाद प्रोजेक्ट बजट है, उसके बाद जो कि एक्टिविटी है जो कनेक्टेड है बजट से, प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट और बजट जो है वो कंबाइन होकर प्रोजेक्ट बजट बना रहे हैं। तो ये एक जो है पूरा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेक्ट बजट जो है वो बजट लेगा और प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बजट पे डिपेंड करेगा। तो अब हम देखेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टिविटीज़ इन डाटा मैप। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, बजट्स प्लानिंग पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज वगैरह क्या हैं। अब क्वेश्चन अराउज होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टिविटीज़ इन डाटा मैप। भाई हमने डाटा मैप तो देख लिया, लेकिन उसमें से बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे देखेंगे। तो ये सिंपल सा है, थ्रू इंटरसेक्शन। देखें, जब हमने डाटा मैप को मैप किया था, जब हमने एक्टिविटीज़ प्रोसेस वगैरह को मैप किया था, तो हमने यूनियन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जी। तो वो कहते हैं कि इसके बाद आप इंटरसेक्शन के थ्रू आप जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके बाद वो कहता है कि मैनेजमेंट सुफिक्स यूज़ होगा, मतलब जब आप एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे।
और ये बताता है कि ये आप जब इस रोज और कॉलम्स को कनेक्ट करते हो तो ये आपको एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस देता है ऑफ हाउ, कि ये मीन्स ये किस तरह काम कर रहा है। जब आप ये इंटरसेक्ट करते हो तीनों एंटिटीज को तो वो आपको बताएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रक्चर एंटिटीज सजेस्ट करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज बेस दैट कैन लेटर हेल्प इन पोटेंशियल एक्सपर्ट सिस्टम। ये क्या चीज़ है? नॉलेज बेस जो एरिया है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपका जो कंसेप्ट है बेस्ड ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, वो आप यूटिलाइज करते हो स्ट्रक्चर एंटिटीज में। उन एंटिटीज को हम नॉलेज बेस्ड एंटिटीज कहते हैं, रिलेटेड नॉलेज बेस्ड एंटिटीज। उनमें आप अपना जो पुराना एक्सपीरियंस होता है, पुराने सिस्टम का एक्सपीरियंस होता है, वो यूटिलाइज करते हो सो दैट जो आप न्यू एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हो वो परफॉर्मेंस में भी बेटर हो और वो आपका फॉर बेटर काम करे। अब नेक्स्ट हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें उससे एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी बेस्ड रखना है। हमने ये नहीं करना कि जैसे जैसे हमने आइडेंटिफाई की वैसे लिख दी, नो। एंड पे हमने उनको प्रायोरिटी बेस्ड जो है मार्क भी करना है कि कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट पे होगी, कौन सी एक्टिविटी सेकंड पे रैंक करेगी, सो दैट एक बिजनेस पर्सन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके इसकी बेसिक वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम उसी मॉडल की एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास रिलेटेड प्रोजेक्ट आया है। रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ किसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है? प्रोजेक्ट के साथ। अब आप जब इनको प्रोजेक्ट और रिलेटेड प्रोजेक्ट को कंबाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, जबकि जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसमें एक प्रॉपर नॉलेज है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका रेवेन्यू, आपकी प्रोडक्ट सब कुछ बताया गया हुआ है। तो इट्स मीन रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो एक आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी है। अच्छा, जो मैनेजमेंट का सुफिक्स यूज हुआ था वो ये था कि आपने इस फॉर्म में लिखना है, रिलेटेड प्रोजेक्ट नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट, या MGT का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे से हम देखें तो हमें अगली एंटिटी हमें दिखा रही है प्रोजेक्ट बजट को। प्रोजेक्ट बजट के साथ उसकी अलाइनमेंट में अगर हम इंटरसेक्शन में देखें तो बजट आएगा और प्रोजेक्ट आएगा, जो कि हमें एक सेंस दे रहा है कि प्रोजेक्ट बजट हम कुछ सोचेंगे, कुछ उसको मैनेज करेंगे कि हमारे पास इतना इतना बजट होगा और फिर हमें आगे से बजट असाइन किया जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि UOG जो है वो HEC को से बजट लेगी, लेकिन उस बजट लेने से पहले वो एक पूरा बजट को क्या करेगी, मैनेज करेगी कि हमारे पास इतना इतना बजट हमें रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी हमारी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट हमारा इतना बजट हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो दूसरा इसकी एंटिटी देखें तो वो आता है प्रोजेक्ट। अब ऑब्वियसली हमारे पास प्रोजेक्ट का बजट होगा, हम उसको मैनेज करेंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे ना। तो मींस जो प्रोजेक्ट बजट है वो दोनों चीज़ों को टैकल कर रहा है, बजट को भी और प्रोजेक्ट को भी। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट बजट आपके पास एक एक्टिविटी है। उसके बाद बजट आ जाता है, वो तो आपके पास एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पास रिलेटेड बजट। रिलेटेड बजट क्या होता है? बेसिकली इसमें आपने जो अपने नॉलेज होता है उसको यूटिलाइज करके, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम का आपके पास नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके आप बजट बनाते हो और ये इम्पेक्ट करता है आपके बजट पे। तो ये एक एक्टिविटी नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके रिसोर्सेज से भी कनेक्टेड हैं, जो उनके साथ एंटिटीज कनेक्टेड हैं, उसके बाद उसके आपकी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। ऑब्वियसली अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को जो मैनेज करोगे, आपको इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं आप वो भी मीट कर लो, ठीक है। ये अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास रिसोर्सेज कम है और आप ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके बड़े हाई हैं। आपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। तो जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो आपके रिसोर्सेज को भी टैकल कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट को भी टैकल कर रहा है। तो ये भी एक आपकी एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। उसके बाद आ जाता है ओनर और प्रोजेक्ट। तो ये आपके प्रोसेस या अंदर
आ जाती हैं, एंटिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्किल्स। प्रोजेक्ट स्किल्स जो है ये आपकी कनेक्टेड हैं स्किल्स के साथ, ये आपके कनेक्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ। आपका प्रोजेक्ट की जो स्किल्स हैं अगर आप उन्हें मैनेज करोगे तो आप अपनी स्किल्स को भी मैनेज कर सकोगे। और अगर आप प्रोजेक्ट स्किल्स को मतलब स्किलफुल हो सकोगे, अगर आप अपने प्रोजेक्ट की स्किल्स को मैनेज करेंगे तो आपकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, वो जो है एक अच्छा प्रोडक्ट या साबित होगा, एक यूनिक प्रोडक्ट साबित होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट पर्सन स्किल्स आ जाती है। पर्सन स्किल्स को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। पर्सन स्किल्स से यहाँ मुराद एम्प्लॉय की स्किल्स है। आपको अपने एम्प्लॉय की स्किल्स को इन्हेंस भी करना पड़ेगा, विद अपडेट भी करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा और ये डिपेंड करेगा आपके पर्सन्स पे, आपकी जो पर्सन है उसकी स्किल्स पे। तो जब इनको इंटरसेक्ट किया जाए पर्सन स्किल्स को, तो वो स्किल्स और पर्सन्स दोनों को टैकल कर रहा है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन में आ जाएगा वो पर्सन स्किल्स मैनेजमेंट आ जाएगा और वो हमारी एक एक्टिविटी होगी। उसके बाद जी हमारे पास प्रोजेक्ट एक्टिविटी इसी तरह आ जाएगी, जो कि एक्टिविटी को भी देख रही होगी और उसके साथ रिसोर्सेज वगैरह को भी देख रही होगी। देन हमारे पास आ जाते हैं, ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कर दी कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी मैनेजमेंट हम उसमें यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट रिसोर्स। ये कनेक्टेड है रिसोर्सेज के साथ और फर्दर रिसोर्सेज के साथ, और ये अगर आपके रिसोर्सेज सही हैं तो तभी आप अपने प्रोजेक्ट को मीट कर पाएंगे। तो ये इंटरसेक्ट जब इनका करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एक एक्टिविटी आएगी। उसके बाद देन हमारे पास प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आ जाएगी, जो कि इंटरसेक्ट करती है प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट टीम मेंबर स्किल्स के साथ। देन वी हैव प्रोजेक्ट टीम मेंबर स्किल्स, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट टीम मेंबर स्किल टास्क मैनेजमेंट आ जाएगी। उसके बाद टास्क एक्टिविटी मैनेजमेंट आएगी एंड देन प्रोजेक्ट टास्क मैनेजमेंट आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद जो एंड पे हमारे पास आती है वो टास्क स्किल एक्टिविटी आती है। ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने पीछे एक्सप्लोर की हैं, आइडेंटिफाई की हैं, ये लिखी हुई हैं। अच्छा, अब एक नोट आ जाता है, वो है कि आफ्टर फाइंडिंग एक्टिविटीज़ वन कैन प्रायोरिटाइज देम बेसिस ऑन देयर बिजनेस। हम लोगों ने उसको कर तो लिया, एक्टिविटीज़ को फाइंड तो कर लिया, लेकिन अब हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बिजनेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको सेट भी करना पड़ेगा, रैंक भी करना पड़ेगा। सिंस मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर जो है वो स्ट्रेटजिक मॉडल बता रही थी, इसलिए मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पहले से ही प्रायोरिटाइज हैं। लेकिन आप जब अपने बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में, किसी भी बिजनेस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो आपको लास्ट पे अपनी आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी जो एक्टिविटी हैं उनको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। और ये जो इतना भी हमने किया है, इसका जो रेफरेंस है वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फॉर इंटीग्रेशन बुक है, वहाँ से चैप्टर 7 के 7.4 टॉपिक से ये सब लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, and this was it with my presentation.